अब हम लोग बेटा आज नई टॉपिक लेते हैं। अभी तक हम लोग किन्हीं दो का एसी परिपथ में उपयोग कर रहे थे। अब बेटा हम लोग प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र तीनों को बेटा श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो उसे शार्ट में कहेंगे RLC सीरीज सर्किट। तब जो है परिपथ में कितनी धारा बहेगी, कितना परिपथ का वोल्टेज होगा, कितना परिपथ की प्रतिबाधा होगी, कितना पावर फैक्टर होगा, कितना बेटा शक्ति व्यय होगा, कितना शक्ति लास होगा, इन सब मानों को हम लोग देखते हैं किसमें, RLC सीरीज सर्किट। तो हम लोगों का बेटा अगला टॉपिक चलता है, अगला टॉपिक हमारा चलता है बेटा RLC सीरीज सर्किट। तो हम लोग लेते हैं बेटा प्रतिरोध, कामा बेटा प्रेरकत्व, वह बेटा संधारित्र। आप लोग भी लिख लें संधारित्र श्रेणी परिपथ बेटा, श्रेणी परिपथ। शार्ट में बेटा इसे R कहेंगे, इसे L कहेंगे और इसे C कहेंगे, RLC सीरीज सर्किट। अब परिपथ या सर्किट बना दें बेटा। तो ये हो गया बेटा आपका, ऐसे ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका बेटा कुंडली हो गई और ये आपका संधारित्र हो गया। ऐसे यहाँ से 20 वोल्ट की सप्लाई दे दिया बेटा, AC से जोड़ दिया। यहाँ से बेटा I एम्पियर की धारा चलेगी, श्रेणी क्रम में सब में धारा एक ही बहेगी बेटा। इसका प्रतिरोध R ओम है बेटा और इसका XL है, XL बराबर आपने लिखा बेटा 2 पाई FL ओम है बेटा और इसका प्रतिघात जो है वो XC है, XC बराबर है 1/2 पाई FC ओम बेटा। ये है। अब श्रेणी क्रम में वोल्टेज का बंटवारा हो जाता है बेटा। तो मान लिया कि रेजिस्टेंस R द्वारा लिया गया वोल्टेज जो है VR है बेटा, क्या है, VR वोल्ट है। ऐसे ही बेटा कुंडली द्वारा लिया गया वोल्टेज बेटा VL है, VL वोल्ट ले रहा है और ये ले रहा है VC वोल्ट। संधारित्र ले रहा है कितना, VC वोल्ट। अब इनका हम लोग सदिश आरेख बनाते हैं। तो सदिश आरेख बेटा इधर लिख लें, सदिश आरेख। अब बेटा रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस में वोल्टेज VR और धारा सबकी एक ही I इन फेज होते हैं। तो इनको एक ही लाइन से व्यक्त करेंगे बेटा। तो हम लोग जो है, हाँ बेटा ऐसे व्यक्त कर दिया। इधर है बेटा आपका VR भी है और यही जो है धारा I भी है। अब बेटा कुंडली की बात करते हैं। कुंडली की भी धारा वही है जो I है बेटा, यही I सब में बहेगी। अतः कुंडली की भी धारा I है बेटा, और लेकिन कुंडली का वोल्टेज VL जो है धारा I से 90 अंश अग्रगामी होता है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग जो है धारा को 90 अंश बेटा अग्रगामी कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। और इसे वोल्टेज को बेटा VL को हम लोग ज़्यादा मान रहे हैं, इसलिए VL की लंबाई थोड़ा ज़्यादा कर दिया। अब संधारित्र का वोल्टेज जो है इसी धारा से बेटा 90 अंश पश्चगामी होता है, बोलिए ना भैया। तो यहाँ पर बेटा हम लोग 90 अंश छोटा सा, थोड़ा इसको छोटा मान लिया, तो ये हो गया आपका VC। अब बेटा
VL में से VC घटा देंगे तो इन दोनों का परिणामी वोल्टेज ज्ञात हो जाएगा। तो ऊपर से इतना जो है VC है, यहाँ ऊपर से इतना काट दिया बेटा, इतना काट दिया, तो अब ये हो गया हाँ VL माइनस VC, ये इतने का मान हो गया। अब बेटा VL माइनस VC ऊपर की ओर खींच रहे हैं और रेजिस्टेंस का बेटा वोल्टेज VR जो है राइट हैंड खींच रहा है, अतः इनका परिणामी अब इनके विकर्ण से शो होगा। परिणामी वोल्टेज किससे शो होगा? विकर्ण से बेटा। तो जैसे आप लोगों को रोज़ समझाते हैं वैसे ही, तो अभी एक आयत बेटा ऐसे बना लेंगे और फिर जो है ऐसे बेटा इसको बना लिया। अब जो है यहाँ से इसके कर्ण को ऐसे मिला देंगे। ये हो गया बेटा आपका परिणामी वोल्टेज V बराबर क्या होता है? तो आप पढ़े हैं V बराबर IZ होता है। क्लियर हो गया? अब जो है बेटा देखिए ना, कुल वोल्टेज ये हो गया, कुल धारा ये हो गई, और इनके बीच में ये कोण बन गया। इसी कोण को कहेंगे कला कोण फाई। ठीक, तो ये हो गया बेटा आपका सदिश आरेख। कब? जब VL इज ग्रेटर देन VC। कब? जब VL को हम लोग बेटा बड़ा माने हैं, VL इज ग्रेटर देन VC है बेटा, तब हो जाएगा बेटा XL इज ग्रेटर देन XC हो जाएगा। क्लियर? और तब क्या होगा? तब जो है वोल्टेज जो है धारा I से फाई कोण अग्रगामी है। धारा I से बेटा ऊपर धन है ना, तो वोल्टेज जो है अग्रगामी है। तो यानी जब VL इज ग्रेटर देन VC होगा अथवा XL इज ग्रेटर देन, ध्यान से देखा बेटा, ये पहली कंडीशन आपको बता रहे हैं क्या, कि VL बराबर आप लिखते हैं बेटा, VL बराबर लिखते हैं IXL और VC बराबर लिखते हैं IXC बेटा। अब देखिए ना, सबकी I जो है श्रेणी क्रम में एक ही है, इसलिए I को कैंसिल कर देंगे तो XL इज ग्रेटर देन XC हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि XL बराबर XC होगा। वो कब होगा? जब VL बराबर VC होगा। और अगर बेटा VL इज ग्रेटर देन VC होगा, तब आप कहेंगे XL इज ग्रेटर देन XC होगा श्रेणी में। क्लियर है? तो यही बात आपको लिखाई जा रही है बेटा कि XL इज ग्रेटर देन XC बोले अथवा VL इज ग्रेटर देन VC बोले बेटा। तो ये दोनों कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में आप कहेंगे कि V अग्रगामी है, धारा से वोल्टेज जो है अग्रगामी है। तो लिखेंगे बेटा I से बेटा, I से V जो है अग्रगामी है। क्या है? अग्रगामी है बेटा। I से V अग्रगामी है। अथवा कोई लड़का कहेगा बेटा वोल्टेज V से धारा I पश्चगामी होगी। वोल्टेज V से धारा I पश्चगामी होगी। और कितना कोण? फाई कोण। पक्का? ये तो हो गई बेटा पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हम लोग बेटा, इसी सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या करें बेटा, सेकेंड कंडीशन में हम लोग जो है VC को ज़्यादा मान लें। क्या करें? VC को ज़्यादा मान लें बेटा। तो देखिए यही हम लोगों का जो है ऐसे बन जाएगा, इधर आ जाएगा VR और कुल धारा बेटा I। अब हम लोग जो है VC को ज़्यादा मान रहे हैं बेटा, तो नीचे हम लोग VC को ऐसे खींच दिया बेटा, ये VC हो गया। और VL को अब की बार हम लोग कम मान रहे हैं, ये हो गया VL। बोलिए ना भैया, कम मान लिया। अब जो है देखिए VC में से VL कट जाएगा, इतना मैंने काट दिया बेटा। तो अब ये जो बचेगा ये हो जाएगा VC माइनस VL हो जाएगा।
अब यहीं से बेटा ऐसे मिला देंगे तो ये जो है ऐसे बन जाएगा, इसका विकर्ण ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका न वोल्टेज लिया जाएगा न ये वोल्टेज लिया जाएगा, बल्कि इसका विकर्ण वाला वोल्टेज या कर्ण वाला, तो ये हो गया परिणामी वोल्टेज भी। और भी और आई के बीच बेटा आप देखिए कला कोण ये बन गया फाई। तो अब ऐसे कंडीशन में आपको दिख रहा है कि वोल्टेज नीचे जा रहा है, यानी नीचे जो है पश्चिमगामी है, और धारा जो है फाई कोण अग्रगामी। तो दूसरी कंडीशन में आप कहेंगे बेटा ये चित्र बन गया, तो आप कहेंगे VC इज ग्रेटर देन VLO, अथवा बेटा XC इज ग्रेटर देन XL हो। तो इन दोनों कंडीशनों में क्या होगा, अब जो है बेटा धारा अग्रगामी हो जाएगी और वोल्टेज पश्चगामी हो जाएगा। लिख लें बेटा, V से धारा बेटा अग्रगामी होगी, क्या होगी, अग्रगामी होगी। अथवा कोई लड़का क्या कहेगा बेटा, अथवा कोई लड़का कहेगा बेटा कि धारा I से वोल्टेज भी पश्चगामी है। भैया दोनों बातें समझ में आ रही ना बेटा। अब तीसरी कंडीशन भी पूछ सकता है। तीसरी कंडीशन क्या पूछेगा, तो तीसरी कंडीशन पूछेगा बेटा, थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगी, तीसरी दशा जब बेटा XL बराबर XC हो जाए, या XC बराबर, हाँ ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं। तो कब बराबर होंगे, जब VL बराबर VC होगा, तब XL बराबर XC होगा। तो तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, आपसे कह दे कि ये VL और VC के मान बराबर हो जाएं, तब जो है XL और XC के मान बराबर हो जाएंगे। तो लिख लें बेटा, तीसरी कंडीशन है कि VL बराबर VC हो जाए, तब बेटा XL बराबर XC हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस समय बेटा लिख लें, तब Z बराबर R हो जाएगा, तब Z बराबर R होगा बेटा। क्या होगा, तब Z बराबर R हो जाएगा बेटा। कुल प्रतिबाधा जो है कुल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। कुल प्रतिबाधा Z का मान बेटा रेजिस्टेंस R के बराबर हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा हम लोग R को कम कर ही नहीं सकते हैं। तो अब जो है परिपथ में मैक्सिमम धारा बहेगी। अब परिपथ में क्या होगा, मैक्सिमम धारा बहेगी। तो ऐसे कंडीशन में बेटा लिख लें कि परिपथ में मैक्सिमम धारा बहेगी। परिपथ में I मैक्स बहेगी बेटा, अधिकतम धारा बहेगी। परिपथ में धारा का मान सबसे अधिक हो जाएगा, I मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम धारा बहेगी। इसी को RLC सीरीज सर्किट का अनुनाद कहेंगे। इसी को बेटा अगली पॉइंट, इसी को RLC सीरीज सर्किट का अनुनाद की दशा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, अनुनाद कहेंगे बेटा। RLC सीरीज सर्किट का अनुनाद कहेंगे जब भी धारा का मान बेटा बहुत मैक्सिमम हो, अनंत की ओर भागने लगे, तो उसे हम लोग श्रेणी अनुनाद कहेंगे। तो इस परिपथ के अनुनाद की ये दशा हो गई। और अनुनाद की दशा में बेटा परिपथ में धारा मैक्सिमम बहती है, तो बहेगी, क्योंकि Z का मान बहुत कम हो चुका। ठीक है ना। अगली पॉइंट बेटा, अगली पॉइंट जो आपने लिखा वहीं लिख लें कि अनुनाद की दशा में V व I इन फेज होते हैं। अनुनाद की दशा में V व I एक ही कला में होते हैं या समान कला में होते हैं।
समान कला में होते हैं बेटा, V व I समान कला में होते हैं। अगली पॉइंट इसी में लिखेंगे बेटा, अगली पॉइंट इसी में लिखेंगे, तब कलांतर फाई का मान कितना हो जाएगा, कलांतर फाई बराबर 0 हो जाएगा। अतः बेटा पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, तो कास फाई बराबर कास 0 हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि अनुनाद की दशा में बेटा परिपथ में धारा मैक्सिमम हो जाएगी और इसी को अनुनाद कहेंगे, और उस समय V व I बेटा समान कला में होंगे। समान कला में होंगे तो कलांतर फाई का मान 0 होगा और पावर फैक्टर सर्वाधिक हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मैक्सिमम 1। ठीक है ना, क्योंकि पावर फैक्टर का मान बेटा 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। आप लोगों को मालूम है इंडिया में मानक मान, स्टैंडर्ड मान 0.8 रखा गया है बेटा। तो ये बात हो गई। तो ये तीनों कंडीशन में आपसे पूछ सकता। अब हम लोग बेटा आते हैं अपने टॉपिक पर, मेन टॉपिक पर। तो पहला आप जो है बेटा ओमिक मान लिख लेंगे। पहला क्या लिखेंगे, हाँ बेटा ओमिक मान। बेटा ओमिक मान लिखाया गया बेटा, ये लिखा हुआ है। प्रतिरोध का लिख लेंगे R ओम, प्रेरकत्व का लिख लेंगे बेटा XL बराबर 2 पाई FL ओम, और तीसरे नंबर पर लिख लेंगे संधारित्र का प्रतिघात XC बराबर 1/2 पाई FC ओम। लिख लेंगे कि लिखूं मैं, हाँ पहला लिखें बेटा प्रतिरोध का ओमिक मान बराबर R ओम। फिर दूसरे नंबर पर लिखें कुंडली का अथवा प्रेरक का ओमिक मान XL बराबर 2 पाई FL ओम। तीसरे नंबर पर लिखें संधारित्र का ओमिक मान बेटा या संधारित्र का प्रतिघात XC बराबर 1/2 पाई FC ओम। अब दूसरे नंबर पर बेटा लिखेंगे, श्रेणी क्रम में वोल्टेज का विभाजन हो जाता है, तो लिखेंगे प्रत्येक द्वारा लिया गया वोल्टेज अथवा वोल्टता पात। दूसरी हेडिंग आपकी हो गई बेटा, हाँ वोल्टता पात, वोल्टता पात या लिया गया वोल्टेज बेटा। तो प्रतिरोध द्वारा लिया गया वोल्टेज बेटा VR है और V बराबर होता है IR। तो लिखेंगे VR बराबर प्रतिरोध द्वारा लिया गया वोल्टेज VR बराबर बेटा IR वोल्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही बेटा प्रेरक द्वारा लिया गया वोल्टेज, प्रेरक का बेटा वोल्टेज हो जाएगा VL बराबर IXL वोल्ट बेटा। ऐसे ही बेटा संधारित्र का हो जाएगा, संधारित्र का वोल्टेज हो गया VC बेटा और VC बराबर हो गया IXC वोल्ट। V बराबर IR से बेटा, इसका R जो है वो XC है एक तरह से, तो रख देंगे। इसे XC को कहेंगे धारितीय प्रतिघात, इसे कहेंगे XL को प्रेरकीय प्रतिघात। ये हो गया बेटा। तीसरा आपने लिखा बेटा परिणामी वोल्टता, लिख लें परिणामी वोल्टता बेटा। तो परिणामी वोल्टता को हम लोग V से डिनोट करते हैं बेटा, लिखेंगे सदिश आरेख से। किससे लिखेंगे, सदिश आरेख से बेटा। सदिश आरेख से परिणामी वोल्टता के लिए बेटा तो लिखेंगे बेटा, यहाँ से बेटा हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय। ये त्रिभुज लेंगे तो फाई के सामने का ये वाली भुजा बेटा लंब होती है और ये वाली भुजा बेटा आधार होगी और ये वाली भुजा कर्ण होगी।
तो यहाँ से पाइथागोरस की प्रमेय लगाओ बेटा, तो लिखेंगे लंब का वर्ग यानी वी स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग, तो आधार है हमारा वी आर, तो लिखेंगे आधार वी आर का वर्ग प्लस बेटा लंब का वर्ग, लंब का मान कितना है वी एल माइनस वी सी है, तो लिखेंगे बेटा प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर बेटा, ऐसे लिख लेंगे। अगली लाइन में यही v का स्क्वायर ख़त्म करेंगे, तो आप लोग अगली लाइन में लिखेंगे बेटा, मैं यही लिख देता हूँ, अतः v बराबर हो गया करंडी में इतना। यही फार्मूला हो गया बेटा, ये आपका फार्मूला हो गया, वोल्टेज परिणामी वोल्टेज भी यहीं आ गया, परिणामी वोल्टेज कैपिटल V बराबर इतना वोल्ट आ गया। अब देखिए बेटा, यहाँ पर चाहे आप VL को ज़्यादा करें चाहे VC को ज़्यादा करें, ठीक है ना, चाहे जिसको ज़्यादा करेंगे, मान लीजिए VC है आपका ज़्यादा हो गया तो माइनस में बचेगा, फिर उसका वर्ग कर देंगे प्लस हो जाएगा। इसलिए चाहे VL ज़्यादा हो चाहे VC ज़्यादा हो, परिणामी वोल्टेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये वाला कंडीशन में आप लें चाहे इस वाले कंडीशन में लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पक्का हो गया। बस ये है कि इस कंडीशन में बेटा I से V अग्रगामी हो जाएगा और यहाँ V से धारा अग्रगामी हो जाएगी, और इस कंडीशन में दोनों जो है इन फेज हो जाएंगे, ये जानना जरूरी है। अब बेटा चौथी पॉइंट हम लोग लिख लें प्रतिबाधा। बेटा क्या लिख लें? प्रतिबाधा को हम लोग कहते हैं बेटा इम्पीडेंस, और जेड से व्यक्त करते हैं। तो अब इसी सूत्र से लिखेंगे बेटा, हम लोग इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो लिख लें बेटा वोल्टता के समीकरण से, तो वोल्टता का समीकरण बेटा लिख लें, लिखें V बराबर, मैं भी लिख दे रहा हूँ, वोल्टता के समीकरण से V बराबर करंडी में वी आर का वर्ग प्लस VL माइनस VC का वर्ग बेटा, ऐसे कर दें। अब मान रखें बेटा, तो देखें ना VR बराबर IR है, तो VR के जगह पर IR रख दें, तो V बराबर हो गया करंडी में बेटा IR का वर्ग बेटा प्लस VL बराबर है IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर बेटा। अब यहाँ से बेटा आई स्क्वायर करंडी में सब जगह आई स्क्वायर हो जाएगा, बाहर करेंगे तो करंडी से आई आ जाएगा। तो लिखेंगे V बराबर आई, करंडी में आ गया बेटा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर बेटा। यहीं अगली लाइन में मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अगली लाइन में क्या हो जाएगा V बटे I हो जाएगा बेटा, बराबर Z हो जाएगा। तो यहीं बेटा आप अगली लाइन में लिखेंगे, मैं यहीं मिटा देता हूँ, बराबर अगली लाइन में हो गया V बाई Z, V बाई I बेटा, और बराबर होता है Z। तो हो गया Z बराबर, यानी कुल प्रतिबाधा Z का मान आ गया करंडी में R स्क्वायर प्लस XL माइनस, कोई लड़का XC माइनस XL क्या होल स्क्वायर लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से बेटा मैं मिटा दे रहा हूँ। तो प्रतिबाधा Z के लिए ये फार्मूला हो गया, प्रतिबाधा Z बराबर ये फार्मूला हो गया बेटा, और मान आएगा इतना ओम, इससे ज्ञात कर लें। अब कुल प्रतिबाधा ज्ञात हो गई बेटा और कुल वोल्टेज ज्ञात हो गया, तो धारा का मान ज्ञात हो जाएगा। तब लिखेंगे बेटा पांचवी पॉइंट, कुल धारा, परिपथ में कुल धारा कितनी बह रही है बेटा? तो धारा I बराबर होता है V बटे R। क्या होता है? V बटे R, और यहाँ R का मान है Z, तो V बाई Z हो गया बेटा। इस फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे, इतना एम्पियर आ जाएगा। अब लिखेंगे बेटा छठा जो है कलांतर या कला कोण बेटा। क्या लिखेंगे?
कला कोण बेटा ज्ञात करेंगे। ठीक है, कला कोण बेटा फाई। फाई किससे ज्ञात करेंगे? सदिश आरेख से बेटा। तो हम लोग tan फाई ज्ञात करते हैं, आप sin फाई से भी ज्ञात कर सकते हैं, cos फाई से हमें फाई का मान ज्ञात करना बेटा। ठीक है ना। तो हम लोग बेटा अमूमन कोण के लिए tan फाई लेते हैं, आप sin फाई भी करेंगे तब भी फाई का मान ज्ञात हो जाएगा, cos फाई करेंगे तब भी होगा, tan फाई करेंगे तब भी होगा, cot फाई करेंगे तब भी होगा। तो हम लोग अगर tan फाई लेते हैं बेटा तो लिखेंगे tan फाई बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार बेटा। तो tan फाई बराबर हो गया लंब बटे आधार, मैंने लिख दिया बेटा। और देखिए ना, फाई के सामने की भुजा लंब है और लंब का मान है VL माइनस VC। जितना इसका मान होगा उतने इसका मान होगा बेटा। तो बराबर हो गया VL माइनस VC बटे बेटा आधार है VR बेटा। इससे ज्ञात हो जाएगा, यहाँ से बेटा फाई का मान ज्ञात हो जाएगा, tan इनवर्स कर देंगे। अथवा बेटा VL बराबर होता है IXL माइनस IXC और VR बराबर होता है IR बेटा। I कामन ले लेंगे तो बराबर हो गया बेटा I कामन कोष्ट में हो गया XL माइनस XC बेटा और बटे में आ गया IR। यहीं I से I कैंसिल हो गया तो XL माइनस XC बटे R भी हो जाएगा। हो गया? तो मैं मिटा दे रहा हूं, तो बराबर इतना भी लिखेंगे, चाहे इससे ज्ञात कर लें और चाहे XL माइनस XC बाई R से बेटा फाई का मान ज्ञात कर लेंगे। आगे लिखेंगे फाई बराबर tan इनवर्स, क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे बेटा, फाई बराबर tan इनवर्स बेटा लिख देंगे VL माइनस VC बटे VR बेटा, या लिख देंगे ये वाला tan इनवर्स XL माइनस XC बटे R। ऐसे कर लेंगे। अगली लाइन में बेटा आप लिख लें, 7वां लिख लें बेटा, रिएक्टिव फैक्टर या प्रतिघाती गुणक। चलिए अभी जो है कला कोण पहले लिख लें। तो कला कोण हो गया बेटा, अब लिख लें पावर फैक्टर या शक्ति गुणक बेटा PF। पावर फैक्टर PF बराबर बेटा इसी का कास लेना है, तो लिख लें कास फाई बराबर हो गया बेटा कास बेटा XL माइनस XC बटे R हो गया, या VL ऐसे हो गया बेटा। हाँ बेटा, कितना हो गया? सदिश आरेख से चलते हैं बेटा। तो हम लोग बेटा लिखेंगे सदिश आरेख से कास फाई बराबर, तो कास फाई बराबर क्या होता है? आधार बटे बेटा कर्ण बेटा। लिख लें आधार बटे कर्ण बराबर आधार कितना बेटा? VR है। तो यहाँ पर रख दें बेटा VR बटे बेटा, इसको मिटा देते हैं नहीं कंफ्यूज होने लगेगा। तो हो गया बेटा VR बटे कर्ण है बेटा V। देखिए ये कर्ण है बेटा V, या V बराबर IZ होता है तो V लिख दिया। VR बराबर होता है बेटा I गुणे R और V बराबर होता है IZ बेटा। तो I से I कैंसिल हो गया, बराबर हो गया R बाई Z। तो इस तरह से पावर फैक्टर कास फाई का मान बेटा VR बटे V से भी ज्ञात कर सकते हैं और R बाई Z से। तो ये ज़्यादा प्रचलित है। पावर फैक्टर सीरीज में जो है R बाई Z हो जाता है, समांतर में Z बाई R हो जाएगा, पलट जाएगा। जब इन तीनों को बेटा पैरेलल में जोड़ देंगे तो पावर फैक्टर पलट जाएगा, Z बाई R कर देंगे तो समांतर का पावर फैक्टर ज्ञात हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा। अगली पॉइंट 7वीं के बाद हम लोग लिखते हैं 8वीं पॉइंट।
क्या लिखें? 8वीं पॉइंट बेटा लिखें सक्रिय शक्ति। क्या लिखें? सक्रिय शक्ति बेटा लिख लें, पहले सक्रिय शक्ति लिख लें। सक्रिय शक्ति P बराबर हो गया बेटा VI cos फाई बेटा, इतना वाट आएगा। आगे लिख लें बेटा सक्रिय शक्ति को वाट मीटर से मापेंगे। सक्रिय शक्ति या एक्टिव पावर को किससे मापेंगे? वाट मीटर से मापेंगे बेटा। पक्का? पूछता है तो वाट मीटर से मापेंगे बेटा। अब अगला लिख लें बेटा 9वां, रिएक्टिव फैक्टर बेटा, RF, रिएक्टिव फैक्टर। और रिएक्टिव फैक्टर बराबर होता है बेटा इसी फाई का यदि साइन लिया जाए बेटा तो लिखेंगे साइन फाई। और साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। तो लंब है आपका VL माइनस VC और कर्ण है V, तो लिख देंगे साइन फाई बराबर VL माइनस VC बटे कर्ण बेटा V। ऐसे लिख लेंगे, बोलिए ना भाई। अथवा VL बराबर IXL लिख लेंगे बेटा। VL बराबर IXL माइनस VC बराबर IXC बटे V बराबर IZ बेटा। I से I कैंसिल हो गया तो XL माइनस XC बटे Z भी हो जाएगा। तो यहाँ से साइन फाई का मान ज्ञात कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। अब बेटा लिखेंगे अगली पॉइंट प्रतिघाती शक्ति। क्या लिखेंगे? प्रतिघाती शक्ति बेटा लिख लिया आपने, PR से डिनोट करेंगे बेटा, तो लिख लें PR बराबर V गुणे I गुणे साइन फाई से, यहाँ से मान ज्ञात कर लेंगे। अब साइन फाई से गुणा करेंगे बेटा, इसे RF पावर भी कहेंगे। तो लिख लें बेटा इतना आएगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में। किस में आएगा? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में बेटा, अथवा kVAR में, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ऐसे भी कह सकते हैं। तो VAR में आ गया बेटा साइन फाई का मान। और इसे बेटा रिएक्टिव वाट मीटर से मापेंगे। किसे मापेंगे? हाँ, प्रतिघाती, हाँ, शक्ति गुणक से मापेंगे, या प्रतिघाती वाट मीटर से लिखें। प्रतिघाती किससे मापेंगे? वाट मीटर से मापते हैं। इसे वाट मीटर से और इस शक्ति को बेटा प्रतिघाती वाट मीटर से या रिएक्टिव वाट मीटर से मापेंगे। 11वां हो गया बेटा आपका आभासी शक्ति। क्या हो गया? हाँ, आभासी शक्ति। आभासी शक्ति बराबर हो गया बेटा VI, इतना हो गया वोल्ट एम्पियर। किस में मापेंगे? VA में या kVA में। और बेटा अगला हो गया 12वां हो गया शक्ति लाश। शक्ति हानि बेटा या शक्ति लाश बराबर I स्क्वायर R बेटा आएगा वाट में। ये बातें क्लियर हो गई। अब पूछेगा बेटा कि पहली कंडीशन ए, दूसरी कंडीशन ए, तीसरी कंडीशन ए, जो कि पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब पूछेगा कि कब अनुनाद की दशा होगी बेटा, तो अनुनाद की दशा तब होगी जब XL बराबर XC हो जाएगा या VL बराबर VC हो जाएगा, तब Z बराबर R हो जाएगा। और ये मिनिमम प्रतिरोध है बेटा। अब धारा को जितना मैक्सिमम बहना बेटा, परिपथ में मैक्सिमम बहेगी, तो उसी को अनुनाद कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग बेटा देख सकते हैं, यहीं से अगर देखें बेटा अनुनाद की दशा क्या है, तो अनुनाद की दशा में बेटा यहाँ से हम लोग चलेंगे, अनुनाद की दशा में हो जाएगा बेटा XL बराबर XC।
तो अनुनाद की दशा बेटा यहीं लिखे हैं, अनुनाद की दशा में क्या हो जाएगा, एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए बेटा, तो अनुनाद की दशा हो जाएगी। तब जो है एक्सएल में से एक्सी घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तब हो जाएगा जेड बराबर करंडी में आर स्क्वायर बेटा, और आर स्क्वायर को बाहर करेंगे तब हो जाएगा जेड बराबर आर। ये है कंडीशन कि एक्सएल बराबर एक्सी हो या जेड बराबर आर हो बेटा, अथवा वीएल बराबर वीसी हो। देखिए ना, वीएल बराबर वीसी करेंगे बेटा, तो वीएल बराबर है आई एक्सएल और वीसी बराबर है आई एक्सी। लिखा है वीएल बराबर आई एक्सएल और वीसी बराबर आई एक्सी है बेटा। अब चूंकि धारा सबकी एक ही है, बोलिए ना, इसलिए दोनों की धारा हटा दिया बेटा। दोनों की धारा एक ही है तो दोनों तरफ आई का मान बराबर है, तो हटा दिया तो एक्सएल बराबर एक्सी हो गया। तो एक कंडीशन आपको जो मैंने कहा कि चाहे कहे एक्सएल बराबर एक्सी अथवा कहे वीएल बराबर वीसी, वीएल बराबर वीसी भी कह सकता है और जेड बराबर आर भी कह सकता है। ऐसा होने पर बेटा परिपथ में धारा मैक्सिमम होगी। ये बातें लिखी हुई हैं, कैसे हुई, यहाँ से। तो परिपथ में धारा मैक्सिमम होगी। इसी को आरएलसी सीरीज सर्किट का अनुनाद कहेंगे। और अनुनाद की दशा में भी व आई समान कला में होंगे, और जब समान कला में होंगे तो कलांतर 0 होगा और पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा, 1 हो जाएगा। पक्का हो गया, ये बातें होंगी। अब आगे बेटा हम लोग लिखेंगे अनुनादी आवृत्ति। जब अनुनाद हो गया तब अनुनादी आवृत्ति क्या होगी, तो सेम वैसे ही वही फार्मूला आएगा। अब आगे लिख लें बेटा अनुनादी आवृत्ति। आरएलसी सीरीज सर्किट में अनुनाद की दशा में आवृत्ति, पूरा लिख लें बेटा। आरएलसी सीरीज सर्किट में अनुनाद की दशा में आवृत्ति या अनुनादी आवृत्ति, अनुनाद की दशा में आवृत्ति या उसी को कहेंगे अनुनादी आवृत्ति बेटा। तो फार्मूला वही है, कोई अंतर नहीं है, केवल लिख लीजिए। अनुनादी आवृत्ति को यदि एफ आर से डिनोट करते हैं बेटा, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो कंडीशन यही लगाएंगे एक्सएल बराबर एक्सी। तो लिखेंगे हम जानते हैं अनुनाद की दशा में होता है एक्सएल बराबर एक्सी बेटा। एक्सएल बराबर होता है 2 पाई, एफएल बराबर हो गया 1/2 पाई एफसी बेटा, बराबर हो गया 2 पाई एफ का होल स्क्वायर बराबर 1/LC। इसलिए बेटा हो गया 2 पाई एफ बराबर हो गया 2 पाई एफ बराबर करंडी में 1/LC। इसलिए एफ बराबर हो गया 1/2 पाई गुणे करंडी में 1/LC बेटा। ये हो गया अनुनादी आवृत्ति एफ आर का फार्मूला हर्ट्ज अथवा बेटा साइकिल पर सेकेंड। चाहे वैसे लिख लीजिए 1/2 पाई और 2 पाई में गुणे करंडी में LC, नीचे रख दीजिए वैसे भी। तो यही हो गया अनुनादी आवृत्ति। इसमें भी इतना है मान, समांतर में भी इतना है। ठीक है। अब बेटा हम लोग जो है इनके बीच में एक ग्राफ भी खींच सकते हैं, अनुनादी आवृत्ति बेटा और धारा के बीच में ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं बेटा कि अनुनादी आवृत्ति के समय बेटा यानी एफ आर के समय जो है आई क्या होती है, आई क्या होती है, आई मैक्सिमम होती है। आई जो है बेटा
हाँ अधिकतम होती है, आई अधिकतम होती है बेटा, तो जेड क्या होता है, न्यूनतम होता है। जेड बराबर सिर्फ आर है, खाली यही काम करेगा, ये दोनों काम नहीं करेंगे, तो जेड का मान न्यूनतम हो गया, केवल आर के बराबर हो गया। तो बेटा अनुनाद की दशा में आई परिपथ में अधिकतम हो जाती है, जब आई अधिकतम हो जाएगी तो जेड हमारा न्यूनतम हो जाएगा, और पावर फैक्टर भी आपने कहा कि हाँ अधिकतम 1 हो जाता है। ये सब सारी बातें हम लोगों ने लिखा बेटा। अब हम लोग अगर इसके बीच में ग्राफ खींचें बेटा, धारा और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो वो ग्राफ हम लोगों को कैसा मिलेगा बेटा, इसे कहेंगे बेटा रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी व आई के बीच बेटा ग्राफ, ग्राफ या वक्र क्या कहेंगे। तो हम लोग बेटा ऐसे जो है वाई अक्ष और ऐसे एक्स अक्ष बना लें, हो गया। अब इसमें बेटा हम लोगों की ये आवृत्ति, सामान्य आवृत्ति बेटा एफ चल रही है इधर की ओर, और धारा बेटा आई चल रहा है इधर की ओर, वाई अक्ष पर ले लिया धारा। बोलिए भाई, इधर हमारी फ्रीक्वेंसी चल रही है, ये फ्रीक्वेंसी का मान बेटा यहाँ पर मान लीजिए 0 है, तो फिर जो है यहाँ पर मान लीजिए बेटा 10 हर्ट्ज़ हो गया, यहाँ पर 20 हर्ट्ज़ हो गया, यहाँ पर बेटा मान लीजिए 30 हर्ट्ज़ हो गया, यहाँ पर 40 हर्ट्ज़ हो गया, यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ हो गया, यहाँ पर 60 हर्ट्ज़ हो गया, ऐसे हो गया बेटा। ये कौन आवृत्ति है, यहाँ से सप्लाई आवृत्ति स्मॉल एफ है बेटा, और इस फार्मूले से हम लोग रिजोनेंस आवृत्ति याद करें, ठीक है ना। इंडिया में जो बेटा सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 है, ठीक है ना। अब हमारा बेटा अगर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी 40 आती है, कितनी आती है, 40 आती है, 45 आती है, जो भी आती है, तो मान लीजिए 40 आती है बेटा, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये जो है 40 है, कितना, ये 40 के करीब में है बेटा, तो इसको भी हमने मान लिया कि ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये एफ आर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसी जगह बेटा हम लोग डॉटेड लाइन ऐसे खींच दें, खींच दिया। अब हमें जो ग्राफ मिलता है बेटा इनके बीच में, वो इसी के रेंज में चलता है बेटा, ऐसे चलता है, देखिए ना, ये ऐसे ऐसे चढ़ेगा बेटा, ऐसे ऐसे चढ़ता है, फिर ये ऐसे आता है, थोड़ा और नज़दीक ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं भागेगा। ये ऐसे मिलता है, अब ये क्या बता रहा, ये बता रहा है बेटा धारा जो है, देखिए ना, धारा यहाँ मान लीजिए 1 एम्पियर है, यहाँ हो गया 2 एम्पियर, यहाँ हो गया 3 एम्पियर, यहाँ हो गया 4 एम्पियर, यहाँ हो गया 5 एम्पियर, और मान लीजिए बेटा यहाँ हो गया 6 एम्पियर। तो इस समय धारा जो है अधिकतम 6 एम्पियर दिख रही है, सपोज कर लीजिए, और वह अनुनादी आवृत्ति पर है, अनुनादी आवृत्ति पर अधिकतम धारा 6 एम्पियर। अब अनुनादी आवृत्ति का मान हम लोग कितना रखे हैं, इस फार्मूले से मान लीजिए बेटा कि हाँ, तो ये श्रेणी जो है बेटा एफ आर और आई के बीच ये वक्र है। अब देखिए ये बता रहा है कि जितना हमारा बेटा एफ आर का मान हो
उतने सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ का भी मान हो तो उस समय परिपथ में धारा अधिकतम बहेगी। दोनों के मान सेम हो बेटा तो धारा अधिकतम बहेगी। इसके अलावा बेटा अगर एफ आर का मान 40 है बेटा और इसका मान आपने 30 कर दिया अथवा इधर बढ़ा के 50 कर दिया, 40 से इधर बढ़ेंगे तो भी देखिए धारा का मान घट रहा और इधर भी बढ़ रहे हैं तो भी धारा का मान घट रहा। यानी अब आपके बात ये समझ में आ रही है बेटा कि हम लोग जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है अगर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इर्द गिर्द या उसके करीब रखेंगे तो हमें धारा अधिकतम मिलेगी और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान दूर भागेगा, उससे 40 से घटकर 30 या 35 होता रहेगा और इधर या बढ़ा दें 40 से 45 50 कर दें तो धारा का मान घट जाता है। यहाँ पर देखिए ना बेटा 30 पर अगर हम लोग लेंगे तो 30 पर ये मैच कर रहा है, ऐसे 30 पर तो 2 एम्पियर की धारा बह रही है 30 हर्ट्ज पर। 35 हर्ट्ज करेंगे बेटा तो देखिए ऐसे धारा करीब 4 एम्पियर की बहने लगी और जब 40 हर्ट्ज कर देंगे तो मैक्सिमम धारा बहेगी। ऐसे ही 40 से बेटा आप 40 इसको न रख के आप सप्लाई आवृत्ति 45 करते हैं तो ऐसे धारा इतने बहेगी, या 50 करते हैं तो इतने बहेगी, 1 एम्पियर की बहेगी। इस तरह से ये ग्राफ ये बता रहा है कि हम लोग सप्लाई आवृत्ति को यदि रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इर्द गिर्द या उसके एकदम करीब रखते हैं बेटा तो परिपथ में धारा अधिकतम बहती है और यदि सप्लाई आवृत्ति को बेटा रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से जितने दूर रखते हैं उतने जो है परिपथ में धारा का मान घटता है। क्लियर हो गया? तो बेटा आज की टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।